अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। सबसे पहले आई एम सॉरी कि इतने दिन तक मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई। तबीयत ख़राब था और गला भी ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है आजकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फैन फिक्शन को। ये एक वन शॉट एफएफ है शानवांग की और ये हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्सन है। यहाँ पर टॉप वीइंग है, बॉटम लान वांगजी है। यहाँ पर वीइंग एक अल्फ़ा है और वांगजी एक ओमेगा है। और ये जो स्टोरी है वो अरेंज मैरिज पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एक वन शॉट है, मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं। कानों में हेडफोन लगा लो और एंजॉय करो स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है हमें लान कबीले को दिखाते हुए, जहाँ पर प्लेट टूटने की आवाज़ से एक इंसान एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो किसी के ऊपर चिल्ला रहा है। और हम लोग यहाँ पर गेस भी कर सकते हैं कि शायद जिसने वो प्लेट तोड़ा होगा उसके ऊपर ही चिल्ला रही है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि आखिर वो किसके ऊपर चिल्ला रही है। उसके सामने एक वाइट कलर का रूब्स पहना हुआ एक ओमेगा खड़ी है, जिसके फॉरहेड पर रिबन बंधी हुई है और वो बहुत घबरा हुआ है और वो अपने हाथों को बार बार अपने हाथों को रब कर रहा है। उसके सामने एक औरत खड़ी है जिसके फॉरहेड पर भी रिबन है, जिसने स्काई ब्लू कलर का एक रूब्स पहना हुआ है और जिसके कमर पर बेल्ट भी है, जिसमें सोने की वो जो होता है ना, वो खुदाई किया हुआ है सोने की। और वहाँ पर लिखा हुआ है लानी, इसका नाम लान ई है। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम्हारा मतलब क्या है? कि जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता है ना कि ये बहुत कीमती है और मेरा फेवरेट था, मेरा पसंदीदा था। मैं इसे कितना पसंद करता था और तुमने जानबूझकर ही इसे तोड़ डाला। जो सामने वाला इंसान खड़ा था, जो ओमेगा खड़ा था, वो एक मेल ओमेगा था। वो डरते हुए कहा, आप आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, बल्कि मैं तो इसे साफ़ कर रहा था। ये धूल से भर चुका था और अचानक मेरे हाथ से फिसल गया और फिर नीचे गिर गया। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और एक इंसान अंदर आते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जो थप्पड़ की आवाज़ आई वो थप्पड़ किसी और को नहीं, बल्कि उस ओमेगा को मारा, लान ई ने। जब लान ई ने उस ओमेगा को थप्पड़ मारा तब वहाँ से एक बुज़ुर्ग आदमी एक अंकल टाइप का इंसान अंदर आ गया। उसने उसे धक्का देते हुए हटाया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हो? उसने कहा, बच्चा? आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा हो गया है, तकरीबन 20 साल का तो हो ही होगा, और अब इसे बच्चा कह रहे हो? सॉरी गाइस, मेरी वॉइस बकवास तो लग रही है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गला ख़राब हो गया है, तो इसे इग्नोर करना, ठीक है? मेरे पहले वॉइस वापस आ जाओ प्लीज़ प्लीज़। लान ई की बात सुनकर अब जो बुज़ुर्ग इंसान जो अंकल टाइप का इंसान था, उसके बारे में चले जानते हैं। उसके फॉरहेड पर भी रिबन था, उसने भी स्काई ब्लू कलर का एक रूब्स पहना हुआ था और उसके भी कमर पट्टे पर लिखा हुआ था लान कोरैन। तो इसका नाम लान कोरैन है। उन दोनों की बातें सुनकर ना एक और लड़का अंदर आ गया जो कि तकरीबन 21 साल का होगा। तो वो भी अंदर आ गया और उसने कहा, ये क्या हो रहा है मॉम और डैड? इसका मतलब ये लान कोरैन और लान ई का बेटा है। ये एक ओमेगा है, इसने भी स्काई ब्लू कलर का एक रूब्स पहना हुआ था। इसके भी फॉरहेड रिबन्स थे और इसकी भी कमर बेल्ट पर लिखा हुआ था लान से चैन। इसका नाम लान से चैन है। वो दूर खड़े हुए उस ओमेगा को देखा जो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। लान से चैन उसके पास आते हुए कहा, वांग जी। इसकी कमर पर कोई बेल्ट नहीं था और वहाँ पर लिखा भी नहीं था कि लान वांग जी। तो अब हमें इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम वांग जी है, हमारा लान जान। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। उसके आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी चेहरे पर साफ साफ दुखी, जो दुखी होता है ना वो इंसान, वो सब कुछ नज़र आ रहा था।
जब वांगजी ने लान सिचैन को देखा, उसने कहा, गगा। सिचैन अपनी मॉम की तरफ मुड़ते हुए कहा, मॉम आपने क्या किया है? वांगजी क्यों रो रहा है? एंड आई एम डैम श्योर कि आपने ज़रूर उसे कुछ कहा होगा या फिर ज़रूर कुछ किया है। लान कोरैन ने कहा, थप्पड़ मारा है इसने। ये सुनकर सिचैन ने कहा, मॉम आप हमेशा वांगजी के साथ ऐसा क्यों करते हो? उसकी मॉम ने कहा, क्योंकि ये जानबूझकर मेरे फेवरेट प्लेट को तोड़ दिया, जिसे मैंने अलमारी पर संभाल कर रखा था, जहाँ पर सोने की खुदाई किया हुआ है और मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है सिचैन? सिचैन ने कहा, मॉम जानबूझकर कोई चीज़ भला वांगजी क्यों तोड़ेगा? शायद उससे गलती। लानी ने कहा, गलती? ये जो ओमेगा है ना, तुम जानते नहीं हो ये मुझसे कितना जलता है, समझे? वांगजी अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो तो मेरे हाथ से। बस बहुत हो गया है वांगजी, तुम्हारे हाथ से वो गिर गया या फिर कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने बस उसे तोड़ दिया है, समझे? सिचैन ने कहा, बट वांगजी तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? वो आंटी ने मुझे अलमारी साफ़ करने के लिए कहा था। अलमारी साफ़ करने के लिए कहा था? मॉम हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नौकर हैं, और आप सबको छोड़कर इसे वांगजी से अलमारी साफ़ करवा रहे थे? सिचैन, जो जानते नहीं हो उस बारे में बात मत करो। लान कोरैन ने कहा, अच्छा हम क्या नहीं जानते हैं? मैडम लान ने कहा, ये दिन भर बैठा रहता है और बैठे बैठ के खाता भी है और इतने सारे पैसे भी उड़ाते हैं, इतने महंगे महंगे रोब्स पहनता है, इसकी देखभाल भी हम करते हैं, तो हम अगर उससे कुछ काम करवाएं तो ये गलत नहीं है, समझे? लान कोरैन ने कहा, मैं तुम समझते क्या हो अपने आप को? वो इस घर का नौकर नहीं, मेरे भाई का बेटा है, समझे? मेरे बड़े भाई का बेटा। ये सुनकर लान ई ने कहा, हाँ तुम्हारा बड़े भाई का बेटा? तुम उस बड़े भाई की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें इतना कुछ किया, इतना कुछ कहा और इतना थप्पड़ भी मारा था? लान कोरैन ने कहा, वो सब मेरी गलती थी, इसीलिए। लान ई ने कहा, तुम्हारा सिंहासन भी उसने छीन लिया। लान कोरैन ने कहा, वो बड़ा है और सिंहासन पर उसका ही अधिकार है, तुम समझे? तुम चुप रहो। उसे कहा, अधिकार? मुझे अधिकार सिखा रहे हो? तुम्हारा भाई तुमसे जलता था, समझी, क्योंकि तुम उससे काबिल थे। लान कोरैन ने कहा, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे गलती हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सज़ा दिया था कि 5 साल के लिए मैं उस गुफा में चला जाऊँ। ये सुनकर लान ई ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो तुमसे जलता था, इसीलिए। लान कोरैन ने कहा, बस बहुत हो गया है। लान ई ने कहा, सुनो, जब तक ये ओमेगा मेरे घर में रहेगा, मुफ्त में खाना खाएगा, तब तक मैं इसे एक नौकर ही समझूंगा, और अगर तुम्हें इतनी भी तकलीफ़ हो रही है तो इसे घर से बाहर निकाल दो या फिर कहीं पर भेज दो, मेरे सामने ये नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर मैडम लान ई वहाँ से निकल गई। मैडम लान एंड लान चिंगहांगजुन लान वांगजी का पापा एंड मम्मा है, और लान ई और अंकल कोरैन वो उसका अंकल है और आंटी है, और सिचैन उसका भाई है, बड़ा भाई, अंकल की और आंटी की बेटा, क्या चचेरा भाई, सॉरी चचेरा भाई है, हाँ। तो चलिए कहानी पे बढ़ते हैं। उसकी आंटी जाते ही वांगजी की आंखों से और आंसू बहने लगे। लान कोरैन ने कहा, मेरी बात सुनो लानी, मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे चला गया। सिचैन ने कहा, वांगजी उसकी भाई के हाथ को छोड़ते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद वो वहाँ से दौड़कर बाहर निकल गया। सिचैन ने कहा, वांगजी रुको, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी सीधा ही कबीले से बाहर चला गया। सिचैन रोकते हुए कहा, नहीं, कुछ देर के लिए उसे अकेला ही छोड़ देता हूँ। वांगजी वहाँ से बहुत तेज़ भाग गया और भागते हुए वो झरने के पास आ गया। वहाँ नीचे बैठ गया और वो रोने लगा बहुत ज़ोर से। दूर से वो झरने की पानी को देख सकता था क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर था। वहाँ पर बैम्बूज के बहुत सारे ट्रीज़ थे जहाँ से हवा आ रही थी और भीनी सी खुशबू फूलों से आ रही थी जो कि आसपास खिले हुए थे। वांगजी बहुत रो रहा था, उसके आंसू नीचे घास के ऊपर गिर रही थी। वांगजी के आधा रूप पूरा ही भीग चुके थे आंसू पोंछते पोंछते। वांगजी ने कहा, मॉम डैड, मैं इतना लकी क्यों हूँ? जब मेरे जन्म हुआ तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर।
जब वैंस के साथ युद्ध हुआ तो हम तो जीत गए, लेकिन मैंने मेरे पापा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया जब मैं सिर्फ 8 साल का था। उसके बाद मैं अकेला हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आप दोनों अगर चले ही गए तो मुझे इस दुनिया पे क्यों लाए थे? और अगर मुझे इस दुनिया पर लाना ही था तो आप लोग मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गए? मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे मॉम का और डैड का प्यार कभी नहीं मिला। क्यों? क्यों डैड, क्यों मॉम, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब वांग जी रो रहा था तब अचानक एक खरगोश वांग जी की रफ्स के ऊपर आ गया कूदते हुए। उसे देखकर वांग जी ने अपनी आइस को ब्लिंक किया और वो खरगोश बहुत अजीब निगाहों से वांग जी को घूर रहा था। वांग जी ने कहा, हे छोटू, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हिलाया। उसके बाद वो वांग जी की गोद में चुपचाप बैठ गया। उसके बाद वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, छोटू, तुम्हें लगता है ना मैं अनलकी हूँ? बताओ मुझे। बस छोटू ने कुछ नहीं कहा, खरगोश ने कुछ नहीं कहा, ये बोल तो नहीं बोल सकता है ना। इधर खरगोश अचानक वांग जी को देखने लगा और उसके रिबन को घूरने लगा जो कि उसकी फॉरेड में था। वांग जी ने कहा, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें गाजर खाना है? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर नहीं आया हूँ। छोटू ने कुछ नहीं कहा। वो उसकी गोद से नीचे आ गया और फिर वो वहाँ से भागने लगा। इसे देखकर वांग जी ने कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? वो खरगोश रुक गया, जैसे कि उसे सुनाई दिया कि वांग जी ने क्या कहा। उसके बाद पीछे मुड़ते हुए वांग जी को फिर से देखा और फिर से एक बार घूरा और फिर वो फिर से वहाँ से भाग गया। ये देखकर वांग जी ने कहा, हाँ, सब मुझे छोड़कर भाग जाओ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। और छोटू भी चला गया। उसके बाद वांग जी झरने के पानी को देखता रहा। उसने कहा, क्या कभी मेरी ज़िंदगी में खुशी नाम की चीज़ आएगा? क्या कोई है जो मेरी ज़िंदगी को खुशी से भर देगा? मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। काश यहाँ पर कोई आता और मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर किसी और दुनिया में लेकर जाता, जहाँ पर रोने वाली कोई चीज़ ना हो, सिर्फ स्माइल करने की। मैं बहुत कोशिश करता हूँ स्माइल करने की, लेकिन मैं स्माइल नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। उसने अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया। सीन कट होती है। अब हम लोटस फेयर को देखते हैं, जहाँ पर कोमल की फूल बहुत अच्छे से लहरा रहा था, बहुत अच्छे से खिला हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था। सूरज अब बस डूबने वाला है, शाम का टाइम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ये जो माहौल था ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट था। सूरज की किरणें हर एक फूल के ऊपर गिर रही थी जहाँ पर पानी जमी हुई थी और वो डगमगाते हुए चमक रहा था। हवा लहराते हुए उन फूलों को छूते हुए जा रहा था और खुशबू को बहा रहा था जो दूर के पहाड़ के जंगल से आ रहा था। भीनी सी खुशबू फूलों की बहुत सारी। चलिए अंदर देखते हैं। अंदर कुछ बातचीत चल रही थी। मेरे भाई, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुमने जन्म ही क्यों लिया? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि शादी तुम्हारी हो रही है लेकिन तुम मना कर रहे हो। देखो, तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम शादी कर लो, उसके बाद मेरी शादी होगी, क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी, समझे तुम? विभूषियान। चलिए अब देखते हैं ये विभूषियान कौन है और शादी करने के लिए कोई उसे क्यों बोल रहा है। अंदर देखते हैं, जहाँ बाहर पानी के बीच में एक छोटा सा बालकनी की टाइप का था, जहाँ पर दोनों बैठे हुए थे, दो अल्फ़ा बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि वो दोनों ही भाई हैं। यहाँ पर जो विभूषण है वो बड़ा है और उसके पास बैठा हुआ है जिसका नाम जियांग चैंग है और वो उसका छोटा भाई है। जियांग चैंग उसकी तरफ पपी आइज़ करके देखकर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था और विंग बहुत गुस्से में था और वो पानी को देख रहा था। पानी के ऊपर जो सूरज की रोशनी गिर रही थी ना, वो चमक रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग उसे बस एंजॉय कर रहा था। तभी इधर हमारे प्यारे चैंग ने कहा, विंग, मेरे भाई विंग, प्लीज़ मान जाओ शादी के लिए, कम से कम मान तो जाओ, हाँ बोल दो ना। विंग ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? जियांग चैंग ने कहा, जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मेरी भी शादी नहीं होगी, समझे? विंग ने कहा, तो तुम जाकर शादी कर लो और मॉम डैड से कहो शादी करवाने के लिए, समझे?
जियांग चंग ने कहा, अच्छा मैं शादी करवाने के लिए बोल दूंगा। और वो खुशी खुशी बोलेगी, हाँ तुम शादी कर लो, और फिर मुझे पानी में लात मार कर गिरा देगा, समझे। वेंग ने कहा, तो चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। इधर जियांग चंग ने कहा, मेरी बात तो सुनो। वेंग ने कहा, अब क्या है। जियांग चंग ने कहा, देखो तुम तकरीबन 25 साल के तो हो गए ना, और मैं तुमसे 3 साल का छोटा हूँ। मैं 22 साल का हो चुका हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करना चाहिए? तुम्हें तो फर्स्ट करना चाहिए। अब तो सीजे की भी शादी हो गई है। उसने कहा, तुम चुप रहो, समझे। उसने कहा, सीजे की शादी हो गई, उसका बच्चा भी हो गया, लेकिन अभी तक तुम शादी नहीं कर रहे हो। तुम शादी करोगे उसके बाद मेरी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी, मैं भी बुढ़ा बन जाऊँगा। वेंग ने कहा, तो बन जाओ बुढ़ा, और शादी करनी है तो खुद जाकर कर लो, मुझसे पागल मत करो, समझे। जियांग चंग ने कहा, देखो मॉम डैड ने हर एक कबीले में स्क्रॉल भेजा है विभूषण की शादी के लिए। अब देखता हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं करते हो। वेंग ने कहा, वो मॉम डैड के ऊपर छोड़ दो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है। उसने कहा, क्या बात है विभूषण, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। उस इंसान को देखकर विभूषण और जियांग चंग दोनों ही खड़े हो गए और ग्रीट किया। उस इंसान ने कहा, तुम दोनों भाई मिलकर शादी के बारे में क्या बात कर रहे हो। अब उस इंसान को देखते हैं। वेंग ने कहा, वो पिताजी। जियांग चंग ने कहा, पिताजी वेंग को शादी करनी है। ये सुनकर वेंग ने जियांग चंग को देखा। इधर पिताजी जिसको कहा, वो पर्पल कलर का रोब्स पहना हुआ था, उसके हाथ में तलवार था। उसने वेंग को देखते हुए एक प्यारे से स्माइल किया। उसने कहा, मुझे पता था वेंग, जो मैंने डिसीजन लिया है तुम उस पर अमल ज़रूर करोगे। तुमने ना नहीं कहा, तुमको भी ये मंजूर है। वेंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और बहुत गुस्से में जियांग चंग को घूरा। जियांग चंग ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ विभूषण को देखा। विभूषण ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों ही आंखों में वो समझ गया कि विभूषण अब उसे बहुत मारने वाला है। जिस इंसान ने वेंग के साथ बात किया उसका नाम जियांग फेंगमियान है। वो वेंग का और जियांग चंग का डैड है। वेंग ने कहा, वो पिताजी, वो शादी वो जियांग चंग ने तभी जियांग चंग ने अपने पिताजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आपको पता है पिताजी, उसने खुद कहा कि कब स्क्रॉल भेजेंगे और कब वो मेगाज को देखेगा और कब शादी होगा। ये सुनकर वेंग और हैरान हो गया। उसने और गुस्से में जियांग चंग को देखा। वेंग के पीठ पर एक बांसुरी रखी हुई थी और उसके हाथ में तलवार भी था। वेंग बहुत गुस्से में अपनी तलवार को अपने हाथ से कस के पकड़ लिया। उसने अपनी शोरव्यन को इतना कस के पकड़ा कि उसका शोरव्यन कांपने लगा। इधर जियांग चंग को समझ में आ गया कि वेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसने अपने पापा से कहा, पापा अपने कौन से कबीले में स्क्रॉल भेजा है। जियांग फेंगमियान ने कहा, जिन सेक्ट पर, लान सेक्ट पर और निये सेक्ट पर। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, और मैंने लुए परिवार पर भी भेजा है और शाह परिवार पर भी। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, वाह, मैंने सुना है जितने सारे परिवार पर आपने स्क्रॉल भेजा है ना, मैंने सुना है वहाँ पर जो मेगास है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वेंग को बहुत पसंद आएगा। आई एम राइट वेंग। वेंग को और गुस्सा आ गया। वेंग ने गुस्से में जियांग चंग को देखते हुए कहा, जियांग चंग। उसने कहा, देखा वेंग को कितना शर्म आ रहा है। शर्म के मारे वेंग का गाल लाल हो गया है ना वेंग। उसने वेंग को देखा। जब उसने वेंग की आंखों को देखा तो वो समझ गया कि वेंग उसे बहुत मारने वाला है। उसने अपनी सलाइवा को निकला और अपने माइंड में कहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया लगता है। तभी पीछे से एक औरत आती है। उसने कहा, सिर्फ वेंग के नहीं आचिंग, अब तुम्हारे भी स्क्रॉल आएंगे। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा कि क्या मतलब है मॉम। वहाँ पर एक औरत थी, मैडम यू, जो कि इन दोनों की मॉम थी। मैडम यू ने कहा, सिर्फ वेंग के लिए नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भी स्क्रॉल भेजा है। मैंने और तुम्हारे फादर ने एक फ़ैसला किया है कि तुम दोनों भाई की शादी हम दोनों एक साथ ही करवाने वाले हैं, समझी। ये सुनकर जियांग चंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। खुशी के मारे उसने वेंग से कहा, देखा मैंने कहा था ना। तभी वो चुप हो गया और शर्म आ गया। उसकी मॉम हंसने लगी। वो अपनी मॉम के पास आ गया। उसने कहा, आपने कौन से कबीले पर भेजा है। उसने कहा, जहाँ जहाँ पर वेंग के लिए गया है वहाँ वहाँ पर तुम्हारे लिए भी गया है, लेकिन एक बात, वहाँ से जितने सारे ओमेगास की फ़ोटोज़ वो लोग भेजेंगे, तस्वीर भेजेंगे,
तो तुम दोनों को चॉइस करना है कि तुम दोनों किससे शादी करोगे, ठीक है। विंग ने कहा, मुझे शादी की बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम। उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे। वो विंग के पास आ गया। विंग अपनी मॉम से बेहद प्यार करता है और उसकी मॉम विंग से बेहद प्यार करता है। विंग आने वाले समय पर इस कबीले का कुल प्रमुख बनने वाला है, क्योंकि विंग इस घर का बड़ा बेटा है। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो विंग, जितने सारे ओमेगास की पिक्चर यहाँ पर आएगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, और मैं मेरे विंग के लिए एक खूबसूरत सी ओमेगा को चूज़ करूँगा। और तुम खुद भी कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे कोई ओमेगा तो मुझे ज़रूर बताना। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, क्योंकि वो अपनी मॉम की बात पर कभी भी ना नहीं बोल सकता है। उसकी मॉम को इच्छा हुआ शादी करवाने का तो विंग यहाँ पर ना नहीं बोलेगा, और विंग शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। सीन कट होता है। जब जिन कबीले में स्क्रॉल आया तब उनके पास जो 2 ओमेगा था, एक का नाम था मियान मियाँ और दूसरे का नाम था मैंग्या। तो उन दोनों ने ही उनकी जो तस्वीर है वो चित्रकार को बुलाकर तस्वीर बनाया। उसके बाद उन दोनों की तस्वीर को वो लोग यंग में लोटस फेयर भेजने वाले थे। इधर जब लान कबीले में पहुंचा तब लान कबीले में भी लान कोरैन ने लान वांगजी और चैन की पिक्चर को उन्होंने बनवाया, और फिर बनवाने के बाद भेजने का फ़ैसला किया। ये देखकर मैडम लान ने कहा, लान ई ने कहा कि हाँ, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि लान वांगजी को भी वुशियान पसंद करेगा, या फिर लान वांगजी को जियांग चंग पसंद करेगा। मेरी बात सुनो सिचैन, तुम्हें भी वुशियान की ओमेगा बनना है, समझी। भी वुशियान बहुत पावरफुल है, और अगर हमारे पास भी वुशियान का पावर रहा ना तो सब लोग हमसे डरेंगे, समझी। सिचैन ने कहा, मॉम, ये तो किस्मत का खेल है कि वो मुझे पसंद करेगा या फिर नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया है, तुम चुप रहो, समझे। अच्छे से सज धज कर तुम रहोगे जब विंग तुम्हें देखने आएगा। सिचैन ने कहा, पहले वो मेरी फ़ोटो को पसंद तो करे, उसके बाद तो वो मुझे देखने आएगा ना। इधर जब निये सेक्ट में पहुंचा तो निये सेक्ट में निये मिंजू ने नेहा सेंग की फ़ोटोज़ को भेज दिया। सीन कट होती है। जब स्क्रॉल लोटस फेयर में पहुंचा तब 1 हफ्ता बीत चुके थे। 1 हफ्ते से वो लोग तैयारी कर रहे थे। जब फ़ोटोज़ जो जितने सारे स्क्रॉल आए थे विंग और जियांग चंग के लिए, वो स्क्रॉल सारी के सारे टेबल के ऊपर रखे गए थे, जहाँ पर मैडम यू एंड जियांग फैंग दोनों ही बैठे हुए थे। और वो लोग सोच रहे थे कि कितने सारे ओमेगास ने विंग और जियांग चंग के लिए स्क्रॉल भेजे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े कबीले से स्क्रॉल आया था, और बहुत सारे परिवार से भी, जो लोग अमीर थे वहाँ से भी स्क्रॉल आया था। 2 पहरेदार जाकर विंग को बुला कर लाते हैं, और जियांग चंग तो खुद ही आ गया था। वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं स्क्रॉल को खोलने के लिए। जियांग चंग बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बट विंग बिल्कुल शांत था। इधर मैडम यू ने कहा, चलो अब विंग एक स्क्रॉल को खोलो, समझे। विंग ने एक स्क्रॉल को देखा जिसमें गोल्डन कलर की खुदाई किया हुआ था। विंग समझ गया कि ये जिन सेक्ट से हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। विंग ने उनको इग्नोर किया और दूसरी तरफ देखा। उसने एक स्क्रॉल को देखा जहाँ पर बादल की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसे 2-2 स्क्रॉल थे वहाँ पर। विंग ने पहले एक स्क्रॉल को उठा लिया और विंग ने स्क्रॉल को खोला। जब विंग ने स्क्रॉल को खोला तब विंग की किस्मत देखो, उसे कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी की फ़ोटो मिली, जिसमें बहुत प्यारे तरीके से लान वांगजी की फ़ोटो को बनाया गया था, जिसमें लान वांगजी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने उसकी हेयर को देखा, उसकी फॉरहेड रिबन को देखा, उसकी आँखें, उसकी गाल, उसका लिप्स, हर कुछ एकदम परफेक्ट था। वांगजी ने बहुत सारे जेवर नहीं पहने हुए थे, लेकिन वांगजी इसमें ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग उसकी फ़ोटो को निहार रहा था अपनी दोनों आँखों से। विंग को समझ में नहीं आया कि किसी ओमेगा की तरफ विंग इतना अट्रैक्ट नहीं होता है जितना कि वो इतना फ़ोटो की तरफ हो चुका है। उसे इतना खोते हुए देखकर मैडम यू ने कहा, लगता है वो ओमेगा विंग को पसंद आ गया है क्या। जियांग फैंगमियान ने कहा,
विंग जिस तरह से देख रहा है, मुझे लगता है कि विंग उसकी आंखों को टच करते हुए कहा, ये आंखें मैंने कहीं देखा है। विंग ने कहा, मैंने इसे कहाँ देखा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। कहीं तो मैंने देखा है इसे। इधर मैडम यू ने जियांग चैंग से कहा, तुम्हारी बारी है, अब तुम उठाओ। जियांग चैंग ने बहुत सारे स्क्रॉल खोला, लेकिन उसे कोई ओमेगा पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा, आह डैम इट, मुझे कोई ओमेगा पसंद नहीं आ रहा है। जब उसने विंग को देखा तो उसने देखा कि विंग एक ही फ़ोटो को लेकर बार बार घूर रहा है। जियांग चैंग ने दूसरे फ़ोटो को, लास्ट फ़ोटो को उठाया, जहाँ पर सिचैन की फ़ोटो थी। उसे देखकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ ये अच्छा है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन इसकी उम्र और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तुम 21 साल के हो और ये भी 21 साल का ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैडम यू ने कहा, उम्र से क्या होता है, और वैसे भी वो उसे पसंद करता है, पसंद आ गया है, तो हम उसे ना भी तो नहीं कर सकते हैं ना। और इतने सारे ओमेगास में सिर्फ इन दोनों को ही पसंद आया। दोनों ही लान कबीले से हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा दोनों बच्चा लान कबीले के ओमेगास को पसंद किया है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, हमें बार बार कबीला चेंज नहीं करना पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा, इस कबीले में एक बार, उस कबीले में एक बार। कितना अच्छी बात है ना। ये सुनकर मैडम यू ने स्माइल किया, बट मैडम यू ने विंग को देखा, जो कि बार बार उसी फ़ोटो को विंग घूर रहा था। इसे देखकर मैडम यू ने कहा, विंग ने अपनी मॉम की बातों को पहली बार अपने कानों में सुनकर भी उसने ना सुना। ये देखकर मैडम यूँ भी घबरा गया। उसने कहा, अरे बाप रे, ये ओमेगा आई नहीं है अभी तक और मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है। जियांग फैंगमियान ने कहा, देख लो, जब तुम्हारी बहू ओमेगा सन यहाँ पर आएगा, मुझे नहीं लगता कि विंग तुम्हारी बात मानेगा। ये सुनकर मैडम यूँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात नहीं है। तब जियांग चैंग ने झाँक कर विंग की फ़ोटो को देखा, विंग के हाथ में फ़ोटो को देखा। लान वांगजी को देखकर जियांग चैंग ने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल इसकी तरह दिखता है। हाँ, दोनों ही भाई हैं। ये ओमेगास कितने ब्यूटीफुल है। विंग को ये बात सुनाई दिया और विंग ने जियांग चैंग को देखा। उसने कहा, हे विंग, तुम्हें ये पसंद आ गया ना? विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने फ़ोटो को बंद कर दिया। जियांग फैंगमियान ने कहा, मुझे फ़ोटो दो। विंग ने स्क्रॉल को बढ़ा दिया। जब विंग ने स्क्रॉल को बढ़ाया तब मैडम यू ने स्क्रॉल को जल्दी से ले लिया और खोलते हुए कहा, देखो मेरे विंग की पसंद। उसके बाद उसने जब उसको खोला ना तो वो हैरान हो गया। उसने कहा, तभी तो मैं बोलूँ कि विंग इतना गहराई से क्यों देख रहा है, क्यों मैं कहा है ही इतना खूबसूरत। ये सुनकर विंग की दोनों कान लाल हो गया और विंग चुपचाप बैठ गया। विंग को शादी नहीं करना था, लेकिन अब इस ओमेगा को देखकर विंग के मन में शादी करने का जो इच्छा था वो जग चुका है। अब शायद विंग को शादी करना है। उसे एक ही झलक में लान वांगजी से प्यार हो गया है। अब उसे याद भी आ गया कि लान वांगजी को उसने कहाँ देखा था और उसने स्माइल किया अपने मन में। उसने कहा, लान सान। विंग ने बहुत धीरे बोला, बट जियांग चैंग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? वो चुप हो गया। उसने कहा, अब कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुमने कहा था कि शादी नहीं करूँगा और शादी करने के लिए इतनी भड़कम मच जाएगी। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। जियांग चैंग ने कहा, वैसे वो ओमेगा बहुत खूबसूरत है, लगता है ये दोनों भाई हैं। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ये सिर्फ 20 साल का है, विंग 25 साल का। विंग से ये 5 साल का छोटा है। आपको क्या लगता है कि वो लोग विंग के साथ शादी को एक्सेप्ट करेंगे? जियांग फैंगमियान ने कहा, अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्होंने स्क्रॉल क्यों भेजा था, जबकि उन्हें पता है कि विंग 25 साल का है और ये 20 साल का है। वैसे ये छोटा नहीं है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा आपने, विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप स्क्रॉल भेज दीजिए कि हमें ये दोनों ओमेगास पसंद आ गए हैं और शादी के लिए हम मान भी चुके हैं। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ ज़रूर, ऑफ कोर्स। उसके बाद जियांग फैंगमियान ने उन दोनों स्क्रॉल को चूज़ किया और फिर लेटर में लिख दिया और फिर उन्हें गूसू में भेज दिया। क्लाउड रेसेस में जब ये स्क्रॉल पहुंचा तब लान कुरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उन्होंने मैडम लान को बताया, लान ई को बताया
लान ई बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसके बेटे को सिलेक्ट किया है, किसी और ने नहीं बल्कि जियांग सेट के छोटे राजकुमार जियांग चैंग ने। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन दुखी भी हो गया जब उसे पता चला कि लान वांगजी को भी वुशियान ने खुद ही चूज़ किया है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि विभूषण आगे चलकर वहाँ का कुल प्रमुख बनेगा और उसकी शादी लान वांगजी से हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कुछ भी करके ये शादी रोकना पड़ेगा। उसने अपने दिमाग पर खुराफत आइडियाज़ को जुटाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे वांगजी के साथ विंग का रिश्ता टूट जाए। सीन कट होता है। इधर विंग के पास वांगजी की पिक्चर था और वो उससे देख रहा था। वो उसके रूम पे ही था। उसने कहा, मुझे अब याद आ गया है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। तुम बहुत काइंड हो, इतना काइंड कि मैं सोच भी नहीं सकता। सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम देखने में जितना खूबसूरत हो, तुम बहुत बहुत काइंड भी हो, उससे भी ज़्यादा। सच कहो तो उस दिन तो मैं बस घूम रहा था ऐसे ही। मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम मिल जाओगे वहाँ पर। उसके बाद से ना मुझे तुम्हारी तरफ एक अनदेखी खींची हुई दूर मुझे महसूस हुआ। सच कहूँ तो उस दिन तुमने उस बूढ़े इंसान की मदद किया, मुझे अच्छा लगा। एक बुरा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए, जहाँ पर वांगजी ने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के उसे अपनी तरफ से दे दिया था ताकि वो उसकी शादी के लिए इंतज़ाम कर सके। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसका काइंडनेस देखकर वो उसे पसंद भी कर रहा था। आई मीन जस्ट लाइक कर रहा था। बट उसे पता नहीं था कि इस वांगजी के साथ उसकी ज़िंदगी की डोर बंधने वाली है। विंग ने शादी के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि वो वांगजी को पहले से ही जानता है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना काइंड नहीं होगा तो सोने का सिक्का चांदी का सिक्का किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता है, जो कि उसके पास बस आखिरी बचे हुए थे। उसने सब कुछ दे दिया और उसके बाद वो चला गया था। विंग ने बस उसे एक झलक देखा था देते हुए। विंग ने स्माइल किया था तब जब उसने वांगजी को देखा था। उसके बाद शायद 1-1.5 साल बीत गए थे। वांगजी का कोई पता भी नहीं था। विंग ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया था, लेकिन जब विंग को पता चला कि वांगजी लान कबीले से है और उसके साथ उसकी शादी की बातचीत चल रहा है, तो विंग ना नहीं किया, बल्कि विंग को खुशी हुई कि एक काइंड इंसान के साथ, एक दयालु इंसान के साथ विंग की शादी होने वाली है जो बिल्कुल विंग की तरह है, बिल्कुल परफेक्ट मैच। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि मैं शादी के लिए कभी हाँ भी बोल दूँगा, और सिर्फ तुम्हारी वजह सिर्फ तुम हो। उसने स्क्रॉल को बंद किया क्योंकि उसने जियांग चंग को देख लिया जो कि वहाँ पर आ रहा था। जियांग चंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और नाचते हुए वहाँ पर आते हुए कहा, विंग पता है मैं तुम्हारे लिए क्या खबर लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, कोई बकवास सी बात लेकर आया होगा। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, नहीं विंग, पता है हम कल गूसू जा रहे हैं। लान कोरैन ने हमें इनवाइट भी किया है और हम उनके ओमेगा सन से मिलने जा रहे हैं। उन्हें देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या। जियांग चंग ने कहा, देखो मैं मजाक कर रहा हूँ। सच कहूँ तो कल हम गूसू जा रहे हैं लान सेक्ट फादर के साथ और मॉम के साथ। विंग तुम एक्साइटेड नहीं हो कि तुम अपने ओमेगा को देखने जा रहे हो। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जियांग चंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अनरोमांटिक भी हो विंग। मैं तो बहुत ज़्यादा मरा जा रहा हूँ कि मैं कब मेरे ओमेगा को देखूँगा। विंग ने कहा, वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, समझी। जियांग चंग ने कहा, बहुत जल्द बन जाएगा ना मेरा ओमेगा। आई मीन हम शादी कर लेंगे, उसके बाद तो वो मेरी बन जाएगी। विंग ने कहा, पहले शादी होने दो, तुम उसे मार्क करो और फिर अपना बोलना, समझी। उसे शर्माते हुए कहा, ओह मैं उसे मार्क करूँगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब विंग को एहसास हुआ कि उसने भी क्या बोल दिया। उसने जियांग चंग को अजीब तरीके से शर्माते हुए देखा और उसने कहा, ये पक्का पागल है, एक नंबर का पागल, निकलो यहाँ से। जियांग चंग ने कहा, देखो मॉम और डैड ने कहा है रेडी होने के लिए, हम कल जा रहे हैं, समझे। विंग ने कहा, तो मैं क्या अभी से रेडी होकर बैठ रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा, नहीं, तुम उसके लिए कोई तोहफा तो लेकर जाओगे ना, तो वही सिलेक्ट कर लो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर वो चला गया और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर दिया।
वेंग ने आंखों को बंद करते हुए कहा, तोहफ़ा? उसके लिए? वो है ही इतना खूबसूरत, उसके लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊं? तोहफ़ा को तो भी उसकी तरह खूबसूरत होना पड़ेगा ना, वरना एक खूबसूरत इंसान के ऊपर एक तोहफ़ा जो कि खूबसूरत ना हो, क्या वो अच्छा लगेगा? उसने स्माइल किया और फिर से स्क्रॉल को खोला। फिर से उसने वांग जी को देखा और एक बार स्माइल किया। इधर जब वांग जी को पता चला कि उसकी शादी हो रही है, वांग जी अपने झरने के पास खरगोश दोस्तों के पास आ गया, जहाँ पर छोटू उसके पास आया था और उसे घूर रहा था। वांग जी ने उससे पूछा, तुम्हें पता है छोटू, स्क्रॉल अंकल ने भेजा था और उन्होंने हमें पसंद किया है, और अंकल ने कहा बड़े राजकुमार विभूषण ने मुझे पसंद किया है और छोटे राजकुमार ने काका को पसंद किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? उस खरगोश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता है ना। वो सीधा वांग जी के गोद में आ गया। वांग जी ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, छोटू, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर घुटन से महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अलग से रहना है। मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अगर मैं ऐसे भाग गया तो फिर अंकल का क्या होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लोग अंकल को भला बुरा बोलेंगे। उससे अच्छा होगा कि मैं शादी ही करके यहाँ से चला जाऊँ। क्या कहते हो छोटू? छोटू ने वांग जी की नोज़ को स्मेल किया। उसने कहा, मुझे पता है तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसा ही करूँ। मैं इसके लिए बिल्कुल राज़ी हूँ। मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है, लेकिन मैंने आज तक राजकुमार विभूषण को नहीं देखा है। मैंने सुना कल वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कल हम दोनों आमने सामने आएंगे। उन्होंने तो मुझे देख लिया स्क्रॉल पर, बट अभी तक मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लोगों की मदद करता है। वो आगे चलकर बहुत अच्छा कुल प्रमुख बनने वाला है, बट उसे दिल से भी अच्छा बनना पड़ेगा ना। क्या कहते हो छोटू? उसने उसको आइस ब्लिंक करते हुए देखा। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लान कबीले में भागम भागी मची हुई थी, क्योंकि आज मेहमान आने वाले हैं वांग जी और सिचैन को देखने के लिए। इधर लान ई ने सिचैन को एक ड्रेस गिफ्ट किया, एक रोब बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसने कहा, तुम इसे पहन लो और इसके सामने आओ। मुझे लगता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद करेगा। आई मीन जियांग जैन, क्या कहते हो? उसने कहा, हाँ मॉम, मैं इसे पहनूंगा। और फिर मैडम आई मीन लान ई उसको बहुत सारी ज्वेलरी भी देता है पहनने के लिए। सिचैन ने कहा, मॉम, क्या आप वांग जी को नहीं दोगे? मैडम यू ने कहा, नहीं। देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम अगर उस घर में जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वांग जी को जाना चाहिए। वो सब कुछ तुमसे छीन लेगा। मैं कुछ करूँगा। सिचैन ने कहा, ये गलत बात है मॉम। उसकी मॉम को पता है कि सिचैन वांग जी से प्यार करता है, अपनी बिल्कुल खुद की भाई की तरह, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फिर वो चली गई। सिचैन रेडी हो रहा था। इधर वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो कौन सा रूप्स पहने। उसके पास जितने सारे रूप्स हैं वो पुराने हो चुके हैं। इधर लान कोरैन ने वांग जी के रूम पर नॉक किया और वो अंदर आ गया। उन्होंने वांग जी को एक रूप देते हुए कहा, वांग जी देखो, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए या फिर मुझे क्या देना चाहिए, लेकिन ये रूप मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था खास बाज़ार से। देखो, तुम्हारी आंटी तो एक रूप्स लेकर आई है, मुझे पता है कि वो अपनी बेटी को ही देगा, तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसीलिए मैं छुपकर तुम्हारे लिए रूप्स लेकर आया हूँ। तुम इसे पहन लो और इसमें कुछ जेवर है। वांग जी ने कहा, मुझे जेवर नहीं पहनने। ये बोलकर वो अपने रूप्स को हाथ में ले लेता है। हाथ में लेकर वो रूप्स को देखने लगा। वो रूप्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। उसने अंकल से कहा, मुझे जेवर नहीं पहनने हैं। उसके अंकल ने कहा, लेकिन जेवर तुम नहीं पहनोगे तो सब लोग क्या बोलेंगे? वांग जी ने कहा, मुझे जेवर पहनना पसंद नहीं है और इतनी भारी तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो घूम गया। अंकल कोरैन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, ये लो, मैं यहाँ पर सब कुछ रख रहा हूँ। ये बोलकर अंकल लान कोरैन चले गए वहाँ से।
दरवाज़े को बंद करते हुए वांगची ने अपने रूप्स को देखा और पहनने लगा। उसे उसकी मॉम की याद आ रही थी और डैड की भी। उसने अपने बालों को बनाया और हेयर पिन लगाया। उसने अपनी फॉरहेड रिबन को पहना, हल्का सा अपनी फेस पर उसने मेकअप किया, हल्का सा, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है ख़ास। उसने अपने लिप्स को थोड़ा सा रंग किया। उसके बाद उसने अपने आप को आईने में निहारा। उसने अपने आप को देखते हुए कहा, काश मेरी मॉम डैड भी यहीं पर ही होते तो वो भी मेरे लिए इतना सब कुछ लेकर आते जो आंटी लेकर आए हैं गगा के लिए। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैं ऐसे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे कहीं और रहना है जहाँ पर मुझे एक नया मॉम, एक डैड मिलने वाला है। मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करें, बिल्कुल अपनी मॉम डैड की तरह। मुझे भी अपना मॉम डैड की प्यार चाहिए। मुझे पता नहीं कि मेरा पति कैसा होगा, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए कि वो भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना कि मैं। उसको शर्म आ गया। उसके बाद वो घूम गया। उसने अपने हाथों को देखा और अपने पैरों को, और फिर उसने कुछ ऑयल लगाया और फिर वो अपने बेड पर बैठ गया और सोचने लगा। सीन कट होती है। इधर लोटस फेयर से वो लोग निकल गए थे लान कबीले की तरफ। जब वो लोग लान कबीले के मुख्य द्वार पर पहुँचे तब वो सब लोगों ने उसे ग्रीट किया। वीइंग भी सबको ग्रीट किया और जियांग फेंगमियान, मैडम यू और जियांग चंग भी, और लान परिवार से भी जितने सारे डिसिपल्स उन्हें लेने के लिए आए थे वो सब लोगों ने ग्रीट किया। साथ में अंकल कुरैन भी। अंकल कुरैन ने कहा, आइए, आप सबका स्वागत है। उसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर आ गया। जब वो उन्हें अंदर लेकर आया तब लानी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और हैप्पी उनके पास आ गई और खुश होते हुए कहा, ओह आप लोग आ गए। आप लोग इतनी देर क्यों किया? पता है हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, अंदर आ जाइए। वो लोग गार्डन में आ गए जहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी और चेयर था। उसके बाद वो सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद लानी ने कहा, आपको पता है सिचैन तब से बोल रहा था कि आप लोग कब आओगे, आप लोग कब आओगे। वो तो बहुत बेचैन है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, क्या सच में? तभी मैडम यू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चैंग शांत रहो। उसने कहा, अब हेलो, मेरा नाम जियांग चंग है। विंग ने उसे ग्रीट करते हुए भी वुशियान कहा। उसके बाद वो सब लोग बैठ गए। अंकल लान कुरैन ने कहा, बे वुशियान और जियांग चंग, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों को मेरी ओमेगास पसंद आएंगे। आई मीन मेरा नेफ्यू और मेरा सन, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ख़ास करके उन दोनों की व्यवहार, अगर आप देखोगे उसका बिहेवियर, उन दोनों के बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो दोनों ही काइंड है। खुद का बेटा है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सिचैन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा नेफ्यू भी मेरा खुद के बेटे की तरह कम नहीं है। ये सुनकर मैडम यू ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो कि अपने नेफ्यू को अपनी बेटी की तरह पाल रहे हो। लान कुरैन ने हंसते हुए कहा, मैं उसे अपना बेटा ही समझता हूँ। बट आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो वांगजी का तारीफ़ कर रहा था। विंग वांगजी के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। उसे अभी वांगजी को देखना है, बट अभी तक वांगजी नहीं आया था। लान कुरैन ने कहा दासियों से, जाओ जाकर उन दोनों को लेकर आओ, क्योंकि जियांग फेंगमियान ने कहा था ओमेगास को लेकर आइए, हम बात करेंगे उनसे। उसके बाद वो लोग आ गए। जब दासिया सिचैन को लेकर आया तब मैडम यू सिचैन को देखती है। इधर जियांग चंग भी सिचैन को हाँ करके देख रहा था और जियांग फेंगमियान भी। विंग ने भी देखा और लान कुरैन ने भी। मिसेस लान ई तो अपने बेटे की तारीफ़ करने बैठ गई। मेरा बेटा ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, सब कुछ वो बैठकर बोलने लग गई। उन्होंने सिचैन को बिठाया जियांग चंग के पास और उनसे बात करने के लिए कहा। जियांग चंग और सिचैन दोनों ही शर्मा रहे थे, पर दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। पसंद आ गया था दोनों को ही। सिचैन ने अपने माइंड में कहा, मुझे पता नहीं था कि राजकुमार चैंग इतनी खूबसूरत है। उसने फिर से चैंग को देखा। चैंग ने शर्माते हुए उससे कहा, अब आपसे मिलकर खुशी हुई। जियांग चैंग की बात सुनकर उसने कहा, मुझे भी राजकुमार।
उसके बाद जब दासियाँ वांग जी को लेकर आया, तब वांग जी को देखकर वो सब लोग हैरान थे। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की नज़र वांग जी को ढूंढ रहा था। अब तक उसकी नज़र थक चुके थे। जब उसने वांग जी को देखा तब उसे सुकून मिला। वांग जी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। मैडम मेव ने वांग जी से बात किया जैसे कि उसने चैन से बात किया था। वांग जी ने भी बहुत अच्छे से अपनी क्वेश्चन का जवाब दिया। विंग ने स्माइल करते हुए अपने माइंड में कहा, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद इधर लान ई ने वांग जी को देखते हुए कहा, ये नया ड्रेस मुझे पता है, ज़रूर ये कुरान के बच्चे ने दिया होगा। उसने अंकल कुरान को बहुत गुस्से में देखा। कुरान ने कहा, वांग जी बेटा इधर आओ, इधर चेयर में बैठो। वो विंग के पास वाले चेयर को दिखा रहा था। तभी लान ई ने कहा, अच्छा तुम विंग के पास बैठोगे, अभी बिठाता हूँ तुम्हें विंग के पास। जब वांग जी विंग के पास वाले चेयर पर जा रहा था बैठने के लिए, लान ई ने अपने पैर को भरा दिया ताकि वांग जी नीचे गिर जाए और उसे चोट आ जाए। वांग जी लड़खड़ा गया और लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगा। जब वो फिसल कर गिरने वाला था तब अचानक विंग उठ गया और फिर उसे कमर से पकड़ लिया ताकि वो ना गिरे। ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सब लोग खड़े हो गए थे। विंग की नज़र वांग जी की नज़र के साथ कनेक्ट हो गई। उन दोनों की आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इधर लानी ने कहा, ओह सेट गड़बड़ हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि विंग उसे पकड़ सकता है, बट विंग ने उसे पकड़ लिया। वांग जी ने अपनी आइज को ब्लिंक किया। लान कुरान ने किया तो फिर विंग उसे सीधा करता है, नहीं तो विंग उसे पकड़ के देख रहा था। उसके बाद लानी को वांग जी ने देखा। लानी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी को पता है कि उसने पैर को बढ़ा दिया जानबूझकर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने चेयर को सीधा किया और विंग वांग जी को बैठने के लिए इशारा किया। वांग जी बैठ गया। विंग भी अपनी चेयर पर बैठ गया। वो दोनों ही शांत था। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात नहीं किया। बट इधर जियांग चैंग सिचैन के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था और सिचैन को पसंद था ये। मैडम यू ने जब ये नोटिस किया तब उन्होंने विंग और वांग जी को देखा, जो लोग बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, जहाँ पर आचिंग और सिचैन एक एक बात भी कर रहे थे। अचानक मैडम यू ने कहा, मैडम लान बैठ जाइए। उसके बाद लान ही बैठ गया। उसने कहा, यस बोलिए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो। मैडम यू ने कहा, हम शादी की बातचीत करते तब तक क्यों ना बच्चे थोड़ा अकेले में बात करें। आचिंग तुम क्या कहते हो। उसने कहा, हाँ मॉम मैं तो रेडी हूँ। उन्होंने विंग को देखा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया क्योंकि उसने अपनी मॉम को कहते हुए कहा तो वो ना नहीं कर सकता है ना। इधर लान कुरान ने कहा, हाँ सिचैन जाओ, तुम आचिंग को लेकर हमारा गार्डन घुमा कर लेकर आओ और उससे अकेले में बात करो, ठीक है। सिचैन ने कहा, जी पापा। उसके बाद वो उठ गया और फिर उसने आचिंग से कहा, आइए राजकुमार, और फिर वो उसे गार्डन घुमाने के लिए चला गया। वो दोनों अकेले में बात भी कर लेंगे। इधर लान कुरान ने कहा, वांग जी तुम विंग को लेकर जाओ और हमारे झरने दिखा कर आओ। आई होप कि विंग को पसंद आएगा, है ना राजकुमार। विंग ने ग्रीट करते हुए कहा, आपके यहाँ की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसने वांग जी को देखा क्योंकि उसने इनडायरेक्टली वांग जी से भी ये बात, मतलब वांग जी के लिए भी ये बात कहा था। वांग जी उठ गया। उसके बाद उसने कहा, राजकुमार विंग आप मेरे साथ चलिए। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो उसे बैम्बू ट्रीज़ के पास ले गया जहाँ पर से वो झरना दिखाई देता है। इधर आचिंग और जियांग चंग बात कर रहा था। आचिंग ने कह भी दिया कि मैं पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, जब मैंने स्क्रॉल में तुम्हारी फ़ोटो देखा था। ये सुनकर सिचैन को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दूसरी तरफ हम फैमिली को देखते हैं जहाँ पर जियांग फेंगमियान ने शादी की बात किया और डेट फिक्स्ड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा क्यों ना हम 10 दिन बाद ही शादी रखें, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम भी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। लान कुरान को इससे कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और शादी फिर मतलब ऐसे ही रख देंगे तो बुरा हो सकता है, क्यों ना हम शादी करवा ही दें। 10 दिन बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्या कहते हो लानी। उसने कहा, हमें क्या प्रॉब्लम होगा, हम तो हाँ तैयार हैं, आप जब बोलोगे तभी शादी हम करवा देंगे।
इधर विंग झरने को देखते हुए कहा, क्या यहाँ पर तुम अक्सर आते हो? ये सुनकर वांगजी ने कहा, जी राजकुमार विंग, अ, आपको पसंद आया ये झरना? विंग ने कहा, हाँ, काफ़ी अच्छा है। पता है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, गुसू की बाज़ार में। वांगजी ने शर्माते हुए कहा, अब गुसू की बाज़ार में? विंग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, हाँ, वो मैं वहाँ पर कुछ काम के लिए आया था मेरे सैनिक के साथ, और तुम वहाँ पर एक बूढ़े इंसान से बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें देखा था वहाँ पर। वांगजी शर्मा गया क्योंकि विंग ने पहले भी वांगजी को देखा है, लेकिन वांगजी पहली बार विंग को देख रहा है। उसने विंग की फेस को देखा जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग की आंखें, विंग का नोज़ बिल्कुल परफेक्ट था। विंग का लिप्स, उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग का स्किन, उसका स्किन कलर, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, हर तरीके से, हर तरफ से विंग बिल्कुल परफेक्ट था। और विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसे पता भी नहीं था कि इतना हैंडसम लड़का उसका हस्बैंड बन सकता है, और उसका हस्बैंड बनने वाला है। वांगजी का कान रेड हो चुका था जब वो विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या बात है, तुम चुप हो? वांगजी ने कहा, आपने मुझे पहले भी देखा है राजकुमार विंग, लेकिन मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ वो तो है, बट तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे बिहेवियर अजीब लग रहा है। वांगजी पीछे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं नहीं राजकुमार विंग, वो बस ऐसे ही। विंग को पता लग गया था कि वांगजी को शर्म आ रहा है। उसने वांगजी से कहा, तो फिर तुम यहाँ पर रोज़ आते हो क्या? ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर वांगजी ने विंग को देखा। क्या? उसने उसे ब्यूटीफुल कहा, तारीफ़ किया। अब उसका चिक्स भी लाल हो चुका था। न जाने क्यों विंग ये सब कुछ बोल रहा था। उसने कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं किया, लेकिन पहली बार उसने किसी ओमेगा को ऐसे बात की, मतलब ऐसे बात कहा। विंग को भी शर्म आ गया कि उसने क्या बोल दिया, लेकिन फिर वो दोनों नॉर्मल हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर खरगोश भी आ गए। वो खरगोश को देखकर विंग ने कहा, लान कबीले में जानवर पालना मना है, तो फिर ये खरगोश कहाँ से आ गए? ये सुनकर वांगजी ने कहा, चुप रहो, कोई सुन लेगा। दरअसल ये खरगोश मुझे उस झरने के पीछे से मिले थे। ये लोग ठंड में थे, मुझे लगा इन्हें तकलीफ़ होगी, इसीलिए मैंने उसे बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, क्योंकि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है ना। और मैं उन्हें मुश्किल से वहाँ से बाहर लेकर आया, और मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया जंगल में, ताकि ये लोग सेफ़ रहे, और यहाँ पर कोई खुंखार जानवर भी नहीं है जो लोग इन्हें तंग करेंगे। विंग ने उसे देखते हुए अपने माइंड में कहा, इतना काइंड कोई कैसे हो सकता है? वांगजी ने उसे घूरते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो राजकुमार विंग? विंग ने कहा, अब ऐसे ही देख रहा था कि तुम कितने काइंड हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए, आई लाइक यू, और तुम्हारी ये सारी हरकतें। वांगजी अब तो शर्म के मारे और लाल हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डिसिपल आ गया और उन्होंने राजकुमार लान को बुलाते हुए कहा, राजकुमार लान आपको बुला रहे हैं कुल प्रमुख। ये सुनकर वांगजी ने कहा, मैं अभी आता हूँ, चलिए राजकुमार विंग। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए जहाँ पर जियांग चैंग और सिचैन पहले से ही आ चुके थे। फिर शादी की बातचीत करने के बाद जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग अब हमें चलना चाहिए, हमें घर जाना है। विंग मायूस हो गया, उसने वांगजी को देखा। उसके बाद मैडम यू ने कहा, तुम्हें वांगजी पसंद तो आया है ना, तुम बोल दो विंग। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैडम यू ने कहा, अब तुम दोनों अंदर जा सकते हो। सिचैन और वांगजी वहाँ से चले गए। विंग जाते हुए देख रहा था, और जियांग चैंग भी। इधर मैडम यू ने कहा, ये रिश्ता हमें मंजूर है, और विंग को वांगजी पसंद है और आचिंग को सिचैन पसंद है, लेकिन लानी को ये रिश्ता हजम नहीं होता। इतने बड़े घराने में वांगजी की शादी हो जाएगी, वो भी विभूषण के साथ, जो कि कुल प्रमुख बनने वाला है आगे चलकर। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, गुस्से में वो आग बोला हो रहा था, बट उसके हाथ में कुछ नहीं था।
इधर लान कुरैन ने कहा ठीक है, तो फिर 10 दिन बाद ही ये शादी होगी। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ ऑफ कोर्स ज़रूर, तो हम चलते हैं अभी। वो लोग उठ गए। विंग का दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसे फिर से वांग जी के साथ बात करने का मन कर रहा था, उसे एक बार देखने का मन कर रहा था। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगे। जब वो लोग गुस्से से निकल रहे थे, जियांग चंग ने कहा ओ मैं उसे बहुत मिस करूँगा। 10 दिन, मुझे 10 दिन वेट करना पड़ेगा। वेंग ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा सिर्फ 10 दिन, उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा तुमने कुछ कहा? वेंग ने कहा अब नहीं तो। और फिर वो लोग चले गए वहाँ से। सीन कट होती है। इधर लान ई ने लान कुरैन से कहा क्या ज़रूरत है वांग जी की शादी उस फैमिली में करवाने की? आपको नहीं लगता कि वांग जी इसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है? लान कुरैन ने कहा अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो मैं सिचैन के साथ जियांग चंग की शादी को भी तोड़ दूंगा, समझे? ये सुनकर लानी घबरा गई और वो शांत हो गई। वांग जी के पास एक चिट्ठी आया था विंग का। जब वांग जी से पढ़ रहा था तो वो बहुत शर्मा रहा था। ये पहला चिट्ठी था उसके मंगेतर का, जो उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखा था। जिस दिन मैंने तुम्हें बात किया, तुमसे बात करने पर मुझे पता चला कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारा नोज़ मुझे अभी भी याद आते हैं। सपने में तुम आते हो। 10 दिन कैसे बीतेंगे मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो मैंने किसी से ऐसे बात भी नहीं किया और कितना करीब भी नहीं आया जितना कि मैं तुमसे एक बार बात करके आ चुका हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारा याद हमेशा आता है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं सकता। तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। ये हमारा अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये स्पर करी वांग जी की लाल लाल गाल वांग जी देख पा रहा था आईने में। वांग जी ने कहा ये ऐसे कैसे लिख सकता है? मैं इसका जवाब क्या लिखूं? मुझे कुछ नहीं लिखना। ये बोलकर उसने चिट्ठी को अपने ड्रायर में रख दिया। बट बार बार उसे चिट्ठी को देखने का मन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर विंग की हैंड राइटिंग थी। ऐसे करके 10 दिन बीती जाता है। शादी के दिन अब गुसू में बारात आने वाले थे। गुसू को रेड थीम पर डेकोरेट किया गया था, जो कि वाइट कलर का था, और आज रेड कलर में सजकर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उन दोनों के लिए रूप्स भी आ चुके थे। वांग जी का रेड रूप्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और सिचैन का भी। सिचैन रेडी हो रहा था और उसे कुछ दासियाँ रेडी कर रही थी, और वांग जी के लिए भी वैसा ही था। लान कुरैन शादी के स्टेज के पास था। वो सब कुछ रेडी कर रहा था, क्योंकि बारात थोड़ी देर में आने वाली है। इधर विंग घोड़े में सवार होकर रेड रोब्स पहनकर शादी की जोड़ में बहुत चमक रहा था, और वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा था, जहाँ पर जियांग चंग भी मौजूद था, और उसने भी शादी के जोड़ में खुद को निहार कर बस घोड़े में सवार होकर आ रहा था। उसे देखकर विंग ने कहा तुम अच्छे लग रहे हो जियांग चंग। जियांग चंग ने कहा हाँ वो तो है, क्योंकि मैं तो हैंडसम हूँ ना। ये सुनकर विंग ने उसे घूर कर देखा। जियांग चंग ने उससे कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। विंग ने अपने फेस को घुमा लिया। उसने अपनी बांसुरी को देखा और फिर बजाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि आज वो वांग जी को उसके पास लेने के लिए जा रहा है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे देखने के लिए। अब उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे जब चाहे तब देख सकता है, जब चाहे अपने पास बुला सकता है, और जब चाहे तब मतलब जब चाहे तब उसे देख सकता है ना। इसीलिए सीन कट होती है। इधर जो वांग जी था, वो जब रेडी हो रहा था तो बार बार विंग की तस्वीर उसके सामने आ रहा था। वो हैंडसम सा इंसान उसका पति बनने वाला है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। सीन कट होती है। लान ई सिचैन को देखने के लिए आई थी। उसे देखने के बाद उन्होंने कहा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। बारात बस आ ही गई है। वो हमारे गुसू के गांव में है, और वो जल्दी से महल में पहुंच जाएंगे। तुम तैयार हो ना? सिचैन ने कहा हाँ मॉम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लान ई ने कहा ठीक है, तुम्हारे नसीब मुझे ही बनाना पड़ेगा। इतने बड़े घराने में राजकुमार के साथ वांग जी की शादी होने मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गई तब वो बहुत गुस्से में थी, और गुस्से में वांग जी की रूम के पास आ गई।
उसके बाद उसने रूम को नॉक किया डोर पर। तब एक दासी ने दरवाजे को ओपन करते हुए कहा, अब हाँ। उसके बाद वो अंदर आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। सब लोग मैडम लान की बात सुनकर वहाँ से निकल गए। अब लान ही ने वांग जी को देखा बहुत गुस्से में। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। वांग जी के ऊपर वैल था। इधर वांग जी ने कहा, अब आंटी। उसकी आंटी ने वांग जी की वेल को हटाया और वांग जी को देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रहे हो ना, तुम्हें लगता है, लेकिन तुम किसी बंदर से कम नहीं लग रही हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने वांग जी की ज्वेलरी को देखा। लानी ने कहा, हाँ, अपनी मॉम की ज्वेलरी पहनकर इतरा रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी विभूषण के साथ कभी नहीं होगी, समझे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसे वहाँ से खींचकर लेकर बाहर आ गया। वांग जी का जो वेल था वो धीरे धीरे करके उसके हाथ से नीचे गिर गया और वो गार्डन में उड़ते हुए एक झोपड़ी के पास आकर अटक गया, जहाँ से वो लहरा रहा था। वांग जी ने कहा, आंटी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरे हाथ छोड़ो आंटी। उसने कहा, हाँ, कहाँ लेकर जा रहा हूँ, अब देखो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा। उसके बाद वो उसे एक अलग महल में लेकर आ गया और फिर उन्होंने वांग जी को एक थप्पड़ मारा, जिससे वांग जी नीचे गिर गया। वांग जी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हो, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मतलब। उन्होंने कहा, जब तक शादी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, समझे। विभूषण के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम उस घर के ओमेगा सन इन लॉ नहीं बन सकते हो। उसने कहा, लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। ये बोलकर वो उठ गया। लानी ने कहा, क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो, समझे। और जियांग चैंग ये अकेला बनेगा वहाँ का सन इन लॉ और वो वहाँ पर रहेगा। उतना अमीर घर में जाकर तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारे लिए छोटा मोटा लड़का देखकर शादी करवा दूँगा, चिंता मत करो। वांग जी वहाँ से भागने लगा। नहीं, मुझे जाना चाहिए, अभी वो लोग आ जाएंगे। लानी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बोलकर उन्होंने वांग जी को दरवाजे के पास लेकर गया और दरवाजे को खोलकर बंद कर दिया। थपथपाते हुए वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलिए। ये आप क्या कर रहे हो आंटी, आज मेरी शादी है। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा, हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अफसोस कि आज तुम्हारी शादी नहीं होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने एक लेटर को बाहर निकाला और फिर उन्होंने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ भाग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, अंकल एंड विंग। वांग जी ने कहा, ये झूठ है, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना ही मैं किसी के साथ भाग रहा हूँ। उसकी आंटी ने कहा, ये सिर्फ मुझे ही पता है, तुम्हें नहीं। एक बार शादी हो जाए आचिंग की मेरे सिचैन के साथ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और फिर जंगल में ले जाकर तुम्हें दफना दूंगा, समझी, जिंदा। ये सुनकर उसने कहा, मेरी बात सुनिए आंटी, दरवाज़ा खोलिए, विंग मेरा वेट कर रहा होगा। उसकी आंटी ने कहा, वेट करने दो, बट तुम नहीं आओगे, मुझे पता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। वांग जी चिल्लाने लगा और वो बार बार दरवाजे को ठोक रहा था। सीन कट होती है। इधर विभूषण अपनी भाई और बहन और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आ चुका था। उसकी बहन, जिसकी शादी जिन जिजवान का साथ हुआ था, उसका बेटा जिन रोलान, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो अपनी फादर की गोद में खेल रहा था और उसकी मॉम विंग को और जियांग चैंग को चिढ़ा रही थी, क्योंकि आज उन दोनों की शादी थी और जियान याली उन दोनों की सिजिए था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी। और फिर धीरे धीरे करके वो लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वो लोग स्टेज पर आ गए थे। यानली ने कहा, मुझे तो ये लान कबीला घूमकर देखना है। ये बोलकर वो चली गई घूमने के लिए। उसने जिन रुलान को जिन जिजवान के पास छोड़ दिया और उसने कहा कि मैं बस घूमकर आ जाऊंगी। सीन कट होता है। जियांग चैंग वेट कर रहा था और विंग भी वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद अंकल कोरैन ने कहा, जाओ जाकर उन दोनों को लेकर आओ। तासिया जाकर सिचैन को लेकर आता है, जहाँ पर मैडम यू
सिचैन की हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हारा फेस तो नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वेल है, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और ये लानसन कहाँ है? वो नहीं आया? अंकल कुरैन ने कहा। हाँ, वांगजी कहाँ है? ये सुनकर आंटी ने कहा, लानी ने, कि जाकर मैं लेकर आता हूँ वांगजी को। विंग वांगजी को देखने के लिए बेताब था। जियांग चैंग सिचैन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सिचैन को लेकर लान कुरैन ऊपर आ रहा था और वो जियांग चैंग के पास उसे खड़ा करता है। वो लोग वांगजी के लिए वेट कर रहे थे। इधर हमारा यान ली घूम रही थी। वो गार्डन के पास जाती हैं जहाँ पर उसे कुछ लाल कलर की चीज़ दिखता है जो कि वहाँ पर लहरा रहा था। इधर वांगजी अपने रूम के अंदर बहुत रो रहा था। वो बार बार अपने दरवाजे को ठोकते हुए बोल रहा था, क्या कोई है बाहर? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा रूम वेट कर रहा है। मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, कोई तो हेल्प करो, कोई है बाहर? डिसेबल्स तुम लोग कहाँ हो? बट वांगजी की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब यानली ने उस लाल चीज़ को देखा, उसने कहा, ये क्या चीज़ है और वो हिल रहा है? वो वहाँ पर आ गई। उसने कहा, ये तो एक वेल है। और फिर अचानक वो घूमने वाली थी, तभी उसे वांगजी की आवाज़ सुनाई दिया जो कि पीछे से आ रहा था, गार्डन के पीछे से, लेकिन वो बहुत धीमी था। फिर भी वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, ये आवाज़ किसकी है? उसने उसके महल को देखा जहाँ पर से वो आवाज़ आ रही थी। यानली उस महल की तरफ जाने लगी। इधर लानी जानबूझकर जिनसी में आया और वो बस हंस रही थी और रोने की एक्टिंग करके उस पेपर को लेकर अपने साथ आ गया। वो स्टेज के पास आ गया। लान कुरैन ने कहा, वांगजी कहाँ है? तब लान ये रोते हुए कहा, पता है वांगजी ने क्या किया? उसने हमारी नाक कटा दिया, उसने हमारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिटा दिया। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, वांगजी ने ऐसा क्या किया है तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो? वो ऊपर आ गई स्टेज पे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। इधर उसने उस चिट्ठी को बाहर निकालते हुए कहा, ये लीजिए, ये पढ़ी है, यहाँ पर वांगजी ने क्या लिखा है। उसने हमारा मुंह काला किया है। ये सुनकर विंग को हैरानी हुई। विंग ने कहा, क्या बात है वांगजी? तभी अंकल कुरैन ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। उसने उस चिट्ठी को ले लिया। इधर जो यानली था वो उस महल के सामने आ गई। उस महल के सामने आने के बाद उसने देखा कि दरवाजे पर कोई ठोक रहा है ज़ोर ज़ोर से। उसने दरवाजे को खोला, वहाँ पर वांगजी था। उसने यानली को देखा। उसने कहा, कौन हो आप? यानली ने कहा, मैं मेरा नाम यानली है। अब बट तुम कौन हो? वांगजी ने कहा, मैं लान वांगजी हूँ। ये सुनकर यानली ने कहा, लान वांगजी? एक मिनट रुको, तुम विंग का ओमेगा हस्बैंड हो ना? ये सुनकर वांगजी ने कहा, जी। उन्होंने कहा, वाह, मुझे तुम्हारा फेस देखने को मिल गया, तुम कितने प्यारे। तभी तो मैं बोलूँ, मैंने भाई ने तो पसंद कैसे किया, इतनी खूबसूरत ओमेगा कोई छोड़ता है क्या? वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। यानली ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वांगजी रोते हुए नीचे बैठ गया। उसने कहा, क्या शादी कंप्लीट हो गई है? उसने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना, अनाउंस होगा तभी तो स्टार्ट होगा। वांगजी ने कहा, मुझे वहाँ पर ले चलो। यानली ने कहा, क्या हुआ है? वांगजी ने यानली को बता दिया कि उसकी आंटी ने क्या किया है। यह सुनकर यानली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यानली ने उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरी भाई की शादी रोकने वाला, तेरा मुंह काला। उसके बाद उसने वांगजी के ऊपर वेल को बिठा दिया। उसने कहा, चलो मेरे साथ। उसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो उसे लेकर चला गया। लान कुरैन ने कहा, ये नहीं हो सकता है। विंग ने कहा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? उसने उस लेटर को देखा और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं विंग से शादी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ये बोलकर उस चिट्ठी को लिखा है। विंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो शादी के लिए ना कहेगा तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया जब मैंने उससे बात किया? उसने आज क्यों बताया? उसकी आंटी ने कहा, मुझे पता था कि वो ऐसा ही है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है विंग बेटा, वो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मुझे पता था कि वांगजी ऐसा ही करेगा, इसीलिए एक काम करो, तुम्हें उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे भूल जाओ, और वैसे भी वो बहुत गंदा है। तभी एक आवाज़ आई, नहीं, ये झूठ है। ये सुनकर सब लोग उस आवाज़ की तरफ देखे जहाँ पर
वांग जी को लेकर यानली खड़ी थी। उसको देखकर लानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, अब इसे ये कहाँ से मिल गया? वो उसे लेकर वहाँ पर आ गया। जियांग फेंगमियान ने कहा, ली तुम? मैडम यू ने कहा, ये क्या हो रहा है ली? फिर यानली ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उसकी आंटी ने वांग जी को वहाँ पर रोक कर रखा था। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। अब तलवार को निकालकर उसने उसकी आंटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाले ओमेगा हस्बैंड के ऊपर हाथ लगाने की? ये सुनकर मैडम यू ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उन्होंने वांग जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया। फिर विंग ने लान कुरैन को देखते हुए कहा, आपके उसूल बहुत अच्छे हैं ना? 3,000 से भी ज़्यादा है, I'm right? ये सुनकर लान कुरैन की नज़र झुक गई। उन्होंने कहा, तो बताइए, अगर कोई इस तरह से गुनाह करे तो उसकी सज़ा क्या है? फिर इधर से चैन ने कहा, मॉम आपने इतना घिनौना काम किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया था। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। जियांग चंग ने कहा, अगर विंग के साथ वांग जी की शादी नहीं होगी तो मुझे भी ये शादी नहीं करनी है। अंकल ने कहा, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो, मेरे दोनों बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। और तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते ही मैडम लान नीचे गिर गई। लानी जब नीचे गिर गई तब उन्होंने कहा, मैंने जो भी किया मैंने सिचैन के लिए किया। वो मैं तभी विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और आप लान कुरैन, आपको क्या लगता है कि क्या आप इसकी पनिशमेंट इन्हें नहीं देंगे? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, सैनिकों इधर आ जाओ। और फिर वो लोग वहाँ पर आ गए। वांग जी ने कहा, अंकल ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके अंकल ने कहा, वांग जी मुझे मत रोको। वांग जी ने उसके अंकल के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, आप ये सज़ा आंटी को मत दीजिए, प्लीज़ इसका गुनहगार मुझे मत बनाइए। ये सुनकर उसके अंकल ने कहा, देखो सीखो कुछ वांग जी से, तुमने इतना बुरा किया लेकिन फिर भी अभी तक वो तुम्हारे साइड बोल रहा है। विंग ने कहा, वांग जी इतना काइंड बनना अच्छा नहीं है, तुम्हारी आंटी ने जो कुछ भी किया। वांग जी ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया सो किया, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा अगर आप उन्हें दोगे तो फिर मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। अंकल प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। विंग वांग जी को देखकर हैरान था, कोई इंसान इतना काइंड कैसे हो सकता है। उसके अंकल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सज़ा को कम करता हूँ, सिर्फ वांग जी की खातिर मैं तुम्हें इस कबीले से नहीं निकालूंगा। बदले में तुम्हें 6 महीने के लिए मैं काल कोठरी में बंद करता हूँ। ये सुनकर वो रो रही थी और उसने डिसिपल से कहा, इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो, 6 महीने तक तुम वहीं पर रहोगे। तभी वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आंटी को शादी तो देखने दीजिए। उसने कहा, नहीं वांग जी बस बहुत हो गया है। उसके बाद वो उसकी आंटी को लेकर काल कोठरी की तरफ चले गए। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने वांग जी को देखा और अपने तलवार को फिर से अंदर रख लिया। फिर लान कुरैन वांग जी को लेकर आ गया। उसने विंग के हाथ में देते हुए कहा, इसने बहुत दुख सहा है, इसे थोड़ा खुशी देना ताकि ये हमेशा स्माइल करता रहे। इसे कभी भी ये मत कहना कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, और ना ही इसे कभी चोट पहुंचाना, क्योंकि बचपन से चोट खाता हुआ ये बड़ा हुआ है। ना ही इसे कभी माँ का प्यार मिला, और 8 साल की उम्र में पापा भी इसे छोड़कर चले गए। ये सुनकर विंग की आंखों से भी आंसू बहने लगे। विंग ने खुद को संभाल लिया। फिर उनकी शादी की अनाउंसमेंट हो गई। फिर इसने शादी स्टार्ट किया। उन दोनों ने बाउल्स लिया और सिचैन और जियांग चैंग ने भी। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद वो लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे। जियांग चैंग स्माइल कर रहा था। उसके बाद उन लोगों ने बाउल्स लिया और शादी कंप्लीट किया। उन लोगों की शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग अपने पेरेंट्स के पास आ गए और फिर उन्हें ग्रीट किया। वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी आंटी को उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया है।
बट वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो अभी तक उसकी बात नहीं सुनने वाले। शायद कुछ दिन बाद वांग जी अपने अंकल से बात करे और अपनी आंटी को वहाँ से बाहर निकाले, बट अभी अंकल के गुस्से को शांत करना पड़ेगा। अब आती है विदाई वाली टाइम। जब वो लोग विदा होने वाले थे, वो लोग गाड़ी में आ चुके थे। सिचैन और वांग जी दोनों ही गाड़ी में बैठ चुके थे। फीइंग और जियांग चंग घोड़े में थे। यानली अपने बच्चे को लेकर दूसरी गाड़ी में आ गई और जिन जीजुवन भी। उसके बाद वो लोग अंकल कुरैन को बाय कहते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। फीइंग ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि वो वांग जी को कभी भी चोट नहीं पहुँचाएगा और ना ही उसे कभी हर्ट करेगा, क्योंकि अगर वो उसे दुख देगा तो शायद वो दुख उसे ही लग जाएगा। उसने गाड़ी को देखा जिस गाड़ी में वांग जी बैठा हुआ था। वो गाड़ी धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ से नीचे आ रहा था। सीन कट होती है। जब वो लोग लोटस फेयर में पहुँचे तब रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी लोटस फेयर में इधर उधर घूम रही थी। चारों ओर थी। देखने में अच्छा लग रहा था वो नज़ारा। सब लोग नीचे आ गए गाड़ी से। सिचैन नीचे आया। उसके बाद वांग जी भी। यानली सिचैन और वांग जी को लेकर अंदर आ गई, जहाँ पर मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी अंदर आ गया था। उसके बाद वो लोग अलग अलग रूम में उन्हें लेकर चले गए। यानली वांग जी को लेकर जा रहा था विंग के रूम की तरफ। सिचैन को उसने जियांग चंग के रूम पर छोड़ दिया था। विंग के रूम पर पहुंचकर वांग जी चारों ओर देख रहा था। रूम बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था और ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट था, बिल्कुल वेडिंग थीम पर, क्योंकि आज उनका फर्स्ट नाइट था। उसे बेड पर बिठाते हुए यानली ने कहा, मुझे पता है कि आज तुम्हारे लिए क्या था और तुम्हारे ऊपर क्या बीती। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। यानली चुप हो गई। वो वांग जी के पास बैठ गया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरा भाई बहुत बुरा नहीं है। सच कहो तो मेरा भाई बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। वो बुरा लड़का नहीं है। अगर वो बुरा लड़का होता तो शायद तुम्हारी आंटी की करतूत की वजह से वो शादी तोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी को शर्म आ गया और उसे उस चिट्ठी के बारे में याद आ गया जहाँ पर विंग ने उसके प्यार को जाहिर किया था। वांग जी की होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गया। एक वक्त के लिए ऐसे कि वांग जी ने सब कुछ भुला दिया। अब वांग जी को एहसास हो गया कि विंग के प्यार की वजह से शायद वो सब कुछ भूल सकता है, जो सब कुछ वो झेलता आया है। शायद विंग उसे सब कुछ भुला दे, जो सब कुछ वो इतने टाइम तक झेल रहा था। वांग जी ने स्माइल किया और अपनी ननद की तरफ देखा, सीजी की तरफ देखा। उसने उसे ग्रीट किया उठकर। उसके बाद यानली ने कहा, ग्रीट मत करो, देखो बैठो, मैं विंग को भेजता हूँ, ठीक है। गुड नाइट। डिनर कैसा था? उसने कहा, बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया। यानली ने कहा, ठीक है, लगता है विंग डिनर कर रहा है, तुमने तो पहले कर लिया। तुम से चैन नहीं, तो फिर चलो मैं विंग को भेजता हूँ। उसको शर्म आ गया, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद यानली चली गई वहाँ से। यानली विंग से बात करता है। विंग ने कहा, मुझे वांग जी के साथ बात करना चाहिए। मैं वांग जी से नफ़रत नहीं करता हूँ, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने, यानली ने कहा, वो उसकी आंटी है, बचपन से उसके पास भरा हुआ है, तो मैंने लगता कि वो उसकी तरफ थोड़ा सा बोलेगी। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके अपने रूम की तरफ चला गया। इधर जियांग चंग अपने रूम में आ गया, जहाँ पर सिचैन जियांग चंग से माफ़ी मांग रहा था उसकी मॉम की बातों को लेकर। जियांग चंग ने उसे हग करते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम बहुत गलत हो। देखो तुम्हारी मॉम ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये शादी तोड़ दूँगा। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम शादी तोड़ दोगे। उसने उसे किस कर लिया। उसने कहा, दोबारा ऐसे मत बोलना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, समझे। ये बोलकर उन दोनों ने अपना वेडिंग सा हॉट नाइट स्टार्ट कर दिया और उन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो गई। इधर जब विंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तब वांग जी घबरा गया, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो विंग से क्या बात करेगा। विंग ने दरवाजे को बंद किया। उसने अपनी भारी भरकम अपर रूप्स को निकाला। वेडिंग रूप्स को निकालने के बाद वो अपनी इनर रूप्स में आ गया था।
वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उसके बाद विंग वहाँ पर गर्म पानी लेकर आ गया। उसने दोनों कप में पोर किया। उसके बाद उसने वांग जी की वेल को हटा दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने वांग जी की फेस को देखा। रोने के बाद थोड़ा सा उसका फेस सूज गया था। उसने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, क्या बात है, चिंता कर रहे हो? वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। विंग ने उसके फॉरहेड के ऊपर छोटा सा किस किया और फिर उन दोनों ने वो गर्म पानी पिया, क्योंकि वांग जी शराब नहीं पीता है। इसीलिए विंग ने शराब को चेंज करके गर्म पानी लेकर आया था और वो दोनों ही बाहों में बाहें डालकर वो गर्म पानी पीता है। उसके बाद विंग से साइड करता है। विंग ने वांग जी से कहा, तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में कि तुम्हारी आंटी? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो मेरी गलती है, शायद मैं ही इतना लकी हूँ। विंग ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। उसने कहा, तुम अनलकी नहीं हो, मैं बहुत लकी हूँ, तुम्हें पता है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो, तुम जैसा इंसान मिला है और तुम जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला है। मुझे और कुछ नहीं सोचना है और ना ही कुछ करना है। सच कहूँ तो लानजान, वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, उसके हाथों को अपनी लिप्स के पास ले जाकर, सच कहूँ तो लानजान, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लग गया था उस दिन से, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था गोसू की बाज़ार में। लेकिन बाद में मैंने उसे टाल दिया, क्योंकि वो तुम पहली मुलाकात था ना। लेकिन बाद में जब दोबारा तुम्हें देखा तब मैं खुद को रोक नहीं पाया। वांग जी को शर्म आ गया। विंग ने उसके हाथ पर छोटा सा किस किया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। विंग ने उसे कहा, जब मैंने तुम्हें लेटर भेजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब तुमने तो जवाब क्यों नहीं दिया? वांग जी ने चुपचाप सुनते आया। उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, तो तुम कुछ नहीं भूलोगे, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वांग जी चुप था। विंग ने कहा, ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुमसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने विंग के हाथ को फिर से पकड़ा, जो कि उसने छोड़ दिया था। विंग ने कहा, मुझे बताएं तो मैं ही कहने वाले हूँ कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, है ना? वांग जी ने कहा, नहीं राजकुमार विंग, वो मैं आप। विंग ने कहा, वो क्या? वांग जी ने कहा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं आपको पसंद नहीं करता। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो, क्योंकि अभी तक तुमने मेरी चिट्ठी को संभाल कर रखा है अपने रूम में, है ना? वांग जी ने कहा, आपको कैसे पता? विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी को याद आया कि वो उसे देख सकता है। इसका मतलब उसने सब कुछ देखा है क्या? विंग ने कहा, तुम मुझे इतना गलत मत समझो, मैं इतना गंदा नहीं हूँ। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, लेकिन राजकुमार विंग, आप मुझे कैसे देख सकते हो? विंग ने कहा, वो पावर मेरे पास है। मैं पानी में अगर मंत्र बोलूँगा और किसी को देखने का मन करेगा तो मैं उसे देख सकता हूँ, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वांग जी ने कहा, क्या रियली में आपने वो नहीं देखा था ना जो मैं सोच रहा हूँ? विंग ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अब देखने वाला हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या देखने वाले हो? उसके बाद वांग जी थोड़ा पीछे हट गया। विंग ने कहा, जो अभी तुमने कहा कि मैंने वो नहीं देखा है। वांग जी ने कहा, वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि। विंग ने कहा, तुम मुझे इतना गंदा समझते हो? वांग जी ने कहा, मैंने आपको कभी इतना गंदा नहीं समझा है राजकुमार विंग, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। विंग उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम इतने लुढ़क क्यों जा रहे हो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ? विंग उसे उठा लिया और अपनी लैब पर बिठा लिया। वांग जी पूरा ही शौक हो गया। विंग कितना शांत रहता है और वो ऐसा भी कर सकता है। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि मैं इतना गंदा हूँ तो ठीक है, तुम अपने गंदे हस्बैंड को आज देख सकते हो। वांग जी ने कहा कि क्या? विंग ने कहा उसके कानों पे बाइट करते हुए, आई लव यू लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने कहा, राजकुमार विंग। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब मुझे राजकुमार विंग बोलना बंद करो और आप बोलना भी, मुझे सिर्फ तुम कहो।
समझे। उसने कहा ठीक है राजकुमार। तभी वेइंग ने उसके लिप्स को फिंगर से लॉक करते हुए कहा मैंने कहा ना सिर्फ वेइंग, और तुम कहो तो मुझे हस्बैंड भी बोल सकते हो, हब्बी या फिर चंपू भी बोल सकते हो, और पति भी, मैं तुम्हें मना नहीं किया। वांग जी ने कहा ठीक है वे वेइंग। वेइंग ने स्माइल किया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे किस करने लगा। लान वांग जी को पहली बार वेइंग का हॉट लिप्स अपने कोल्ड लिप्स के ऊपर फील हुए। पहली बार किसी ने उसे किस किया और ये फीलिंग वांग जी के लिए बिल्कुल बेस्ट था। वांग जी ने अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लिया। वेइंग उसकी आइज़ को देख सकता था और वेइंग स्माइल करते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया बहुत जेंटली। वेइंग उसे कस के पकड़ लिया और फिर वो एक एक करके सारे ज्वेलरी को निकाल रहा था। वांग जी को किस करते हुए उसने उसके सारे ज्वेलरी को निकाल दिया, उसके भारी भरकम अपर रब्स को भी। अपर रब्स को निकालने के बाद वांग जी का जो इनर रब्स था वो धीरे धीरे करके शो होने लगा। 7th लेयर निकालने के बाद वांग जी का जो इनर रब्स था वो पूरा ही रिवील हो गया वेइंग के सामने। वांग जी पूरा ही हाँप चुका था क्योंकि वेइंग तब से उसे किस कर रहा था। वांग जी उसे टैप करता है, वेइंग उसे छोड़ देता है। उसके बाद वांग जी हाँपने लगा। वांग जी का लिप्स चेरी रेड हो गया था। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें भर रहा था जिससे उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वेइंग ने उसके चेस्ट के ऊपर अपनी नोज़ को रब किया और उसे स्मेल किया। बहुत ब्यूटीफुल उसका स्मेल वेइंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। वेइंग ने धीरे से उसे बेड पर लिटा दिया। वेइंग बेड पर लिटाते हुए वो उसके ऊपर ही था। वेइंग जब उसके ऊपर था तो वो उसकी आंखों में देख रहा था और वांग जी भी उसकी आंखों में घूर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। अचानक वांग जी ने अपने दोनों हाथों से वेइंग के नेक को ग्रैब कर लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेइंग ने स्माइल किया और फिर से उसे किस कर लिया और फिर से उन दोनों के बीच एक लॉन्ग एंड हॉट किस चलता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को एहसास होता है कि वेइंग का हाथ सीधा उसके स्किन के ऊपर है। वो उसकी इनर रब्स के अंदर से उसके हाथ को ले जाकर उसकी चेस्ट को बार बार रब कर रहा है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा है, उसके निपल्स को पिंच कर रहा है। इसे महसूस करने के बाद उसने अपने आइज़ को ओपन किया। जब उसने आइज़ को ओपन किया तब उसने देखा कि वेइंग नॉटीली उसे देख रहा है। उसने स्माइल किया बहुत नॉटीली। वेइंग की स्माइल देखकर वांग जी ने कहा वो वेइंग अपनी तालिस्मान का यूज़ करता है और वहाँ वो रूम को साउंड प्रूफ बनाता है। ये देखकर वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। वेइंग उसके लोअर रब्स को निकाल रहा था। वांग जी ने उसके रब्स को पकड़ते हुए कहा और तुम्हारा? वेइंग स्मेल करते हुए कहा निकाल लो। वांग जी ने उसे निकालना स्टार्ट किया। वांग जी जब वेइंग की जो इनर रब था उसे निकाल दिया और उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखा तो उसे और शर्म आ गया। उसे शर्माते हुए कहा तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो वेइंग। उसने उसकी एब्स को देखा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने सुना है कि राजकुमार विभूषण बहुत पावरफुल है, पता नहीं था कि वो इतना पावरफुल है। वेइंग ने कहा तुम सोच रहे हो ना क्या मैं अपना पावर दिखाऊं तुम्हें? वेइंग को एहसास भी नहीं था कि वो क्या बोल रहा है और वांग जी को यकीन नहीं था कि उसकी मन की बातें वेइंग को सुनाई दे रहा है। उसने स्माइल किया। वांग जी अपनी लोअर बॉडी पार्ट की तरफ देखता है जहाँ पर वेइंग अपनी एक हाथ से रब कर रहा था। उसको यकीन नहीं था कि वो वेइंग के सामने पूरा ही नेकेड था। अब उसको पूरा ही होश आ गया था। वेइंग एक हाथ से वांग जी की फॉरहेड रिबन को निकाल देता है और दूसरे हाथ से वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। वो उसे रेडी कर रहा था क्योंकि कुछ टाइम बाद वो लोग इंटीमेट होने वाले हैं और एक दूसरे को मार्क करने वाले हैं। रब करते हुए और वांग जी को प्रिपेयर करते हुए वेइंग ने उसे मार्क किया। बहुत ज़ोर से उसने उसके नेक पर बाइट किया जहाँ पर वो उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लेता है और उसने अपने नेक को दिखाते हुए वांग जी से कहा। वांग जी ने भी उसे अपने अल्फ़ा क्लेम किया। वो दोनों ही एक दूसरे की ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। वेइंग ने वांग जी को प्रिपेयर किया। उसके बाद उसने अपनी लोअर रब्स को देखा जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब वेइंग उसे रब कर रहा था, वेइंग उसकी पूरी बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फिरा रहा था। उसकी हॉट से फिंगर उसकी कोल्ड बॉडी के ऊपर फिर रही थी।
विंग उसके निप्पल्स को अपनी माउथ में लेकर सक करता है। इधर वांग जी उसके लोअर रोब्स को निकाल रहा था अपने हाथों से। उसके बाद विंग पूरा ही उसके ऊपर आ गया था। विंग उसके नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसकी पूरी फेस के ऊपर किस कर रहा था, उसके पूरे नेक के ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर, और धीरे धीरे करके अपने लोअर पार्ट के साथ वांग जी के लोअर पार्ट को भी रब कर रहा था, जिससे वांग जी अपनी माउथ से हॉट हॉट साउंड निकाल रहा था, जिसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग उसके अंदर इंसर्ट होता है। वो पहले उनके दोनों पैरों को अलग करता है और फिर उसकी कमर को अच्छे से टाइटली पकड़ता है और फिर अपने आप को धीरे धीरे करके वांग जी के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे करके मूव होना स्टार्ट करता है। पहले राउंड में वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पेन को एंजॉय करने लगता है क्योंकि उसे प्लेज़र फील हो रहा था। उस प्लेज़र में वांग जी डूबता गया और धीरे धीरे करके उसने विंग को हग करते हुए उसके कानों में कहा, और फर्स्ट हस्बैंड, और फर्स्ट प्लीज़, मैं तुम्हें अपने अंदर तक फील कर पा रहा हूँ। विंग ये सुनकर अपने आप को और ज़्यादा हार्ड बनाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। पूरी रात वो उनकी जो पलंग था ना, बेड था ना, वो काँप रहा था और वो टूटने ही वाला था। सुबह के 5 बजे जाकर विंग सेटिस्फाइड होता है। वांग जी की हालत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी पर से बाइटिंग का निशान था, नोचने का निशान था और विंग का सलाइवा अभी तक उसकी गालों पर, उसकी नेक पर, उसकी ब्रेस्ट पर लगी हुई थी। उन दोनों की बेड वार्म लिक्विड से भरा हुआ था। वांग जी ने भी अपने आप को रिलीज़ किया था और विंग ने भी। विंग उसे हग करके सो रहा था। जब सुबह वांग जी की आँख खुली तब उसने विंग के फेस को देखा। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। विंग सो रहा था बिल्कुल आराम से। सुबह के 5 बज रहे थे। मुर्गियों की आवाज़ आ रही थी, मुर्गा का आवाज़ आ रहा था। वांग जी विंग के बालों को हटा रहा था उसके फेस से। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, सोने दो अभी, मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ विंग। विंग ये बात सुनकर वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, तो फिर तुम मुझे क्यों टच कर रहे हो ऐसे इतना हॉटली? उसने उसकी फिंगर को बाइट कर लिया। वांग जी ने कहा, आउच विंग। विंग ने उसे हग किया और उसे अपनी तरफ और क्लोज किया। उसे अपने दोनों पैरों से जकड़ लिया और फिर उसे टाइटली हग कर लिया। वो दोनों अभी तक नेकेड थे। उन दोनों के रूप्स अभी तक नीचे गिरे हुए थे। विंग ने कहा, लानसान, ऐसे चिपके रहो ना, अच्छा लग रहा है। पता है तुम्हें, तुम्हारी बॉडी कितनी ठंडी है और मेरी बॉडी कितनी गर्म है। ऐसा लग रहा है कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाता है। उस विंग को उसने पहली बार ये बोलते हुए सुना और वो विंग को देख रहा था। विंग ने उसे किस करते हुए कहा, लानसान, उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें बिल्कुल खुश रखा। फर्स्ट नाइट तुमने एंजॉय किया। और वांग जी ने कहा, और विंग ने कहा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही तुम ऐसे ही मुझे खुश करोगे, है ना? ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, चलो लानसान, एक और राउंड। वांग जी ने कहा, नहीं, मेरी कमर टूट गई है, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वांग जी से दूर हटता है, बट विंग ने उसे पकड़ लिया और पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो लानसान? तुम नहीं भाग सकते हो जब तक मैं तुम्हें ना छोड़ूं, समझी? ये बोलकर वो उसे फ्लिप करता है और फिर उसके ऊपर आ गया। वो दोनों नेकेड थे, इसीलिए उन दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। विंग ने बस उसके हाथों को पकड़ लिया। वांग जी बहुत हिल रहा था। उसने कहा, इतना मत हिलो, समझे? मैं बहुत रफ नहीं रहूँगा सुबह सुबह। वांग जी ने कहा, बीस्ट कहीं के, मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम कैसे हो। अब छोड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है ना, अब ऐसा मत करो ना। विंग ने कहा, बस एक राउंड। वांग जी ने कहा, एक राउंड? तुम एक राउंड बोल बोल के पता नहीं कितने सारे राउंड्स लोगे। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, तुम अपने हस्बैंड को इतना नहीं दे सकते हो? वांग जी, गलत बात है, ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है, समझे? वांग जी ने कहा, तो मुझे रूल्स मत सिखाओ, समझे? विंग ने उस क्लिप्स को कैप्चर कर लिया और उन दोनों का रोमांस वहीं पर स्टार्ट हो गया। वांग जी चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा। उसके रूम से चिल्लाने वाले साउंड तो बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वांग जी विंग से रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़ा मर्जी दिखाने का, और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन?
ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे लिए वेट करने के लिए। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। सबको दिल से थैंक यू। अब मैं आ चुकी हूँ, अब मैं एफएफ सुनाऊंगी आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।